Hello students, welcome to Learn Commerce with SK। कैश बुक का ये लेक्चर नंबर 2 है और आज हम इसमें समझने वाले हैं 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक हम समझने वाले हैं और उसके 3 टाइप्स, कैश एंड बैंक, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, कैश एंड बैंक एंड डिस्काउंट। ठीक है, और इन तीनों का हम एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में हमने कैश बुक होता क्या है और सिंपल कैश बुक हमने समझा था विद एग्जाम्पल। ओके, अगर आपने वो ना देखा हो तो पहले आप वो देख सकते हैं। तो चलिए, 2 कॉलम कैश बुक तो 3 टाइप्स की होती है 2 कॉलम कैश बुक। कैश एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश और डिस्काउंट का कॉलम होता है। सेकेंड है कैश एंड बैंक कॉलमर कैश बुक, जिसमें कैश और बैंक का कॉलम होता है। और थर्ड है बैंक एंड डिस्काउंट कॉलमर कैश बुक, जिसमें बैंक और डिस्काउंट का कॉलम होता है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे फर्स्ट कैश एंड डिस्काउंट कॉलमर कैश बुक। ओके, तो इस टाइप की ये उसमें एक और, ये सिंपल कैश बुक की तरह ही होता है और उसके अंदर एक और 1 एडिशनल कॉलम जो है डिस्काउंट का वो ऐड किया जाता है। ठीक है, वैसे सिंपल कैश बुक में क्या होता है, सिर्फ कैश का कॉलम होता है। ओके, रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड होती है कैश का। ओके, लेकिन 2 कॉलम एंड कैश बुक के अंदर कैश और डिस्काउंट ये 2 कॉलम आ जाएंगे। मीन्स ये जो डिस्काउंट का कॉलम है वो भी इसमें ऐड होगा। ओके, ट्रेड डिस्काउंट जो है, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता ट्रेड डिस्काउंट, बट द डिस्काउंट कॉलम इज केप्ट टू रिकॉर्ड ओनली कैश डिस्काउंट। मीन्स जो भी कैश डिस्काउंट मिलता है ना, उसको रिकॉर्ड करने के लिए डिस्काउंट का कॉलम ऐड किया है। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता, लेकिन कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाता है और इसी के लिए ही डिस्काउंट कॉलम ऐड है। In this type of cash book, cash and discount column are kept, means कैश और डिस्काउंट कॉलम इसमें 2 आएंगे। ओके, अब कैश कॉलम की बात करें तो कैश कॉलम कैसे वर्क करेगा। कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, वो क्या है, रियल अकाउंट है। तो जो रियल अकाउंट का जो भी रूल है वही अप्लाई होगा। रियल अकाउंट का रूल क्या है, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट इज डेबिटेड। कैश जब आएगा तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और कैश गोज आउट इट इज क्रेडिट। कैश जब जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो वही हम करेंगे कैश कॉलम में। ओके, एंड डिस्काउंट कॉलम क्या है, डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट है, तो इसलिए जो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो अप्लाई होगा इसमें। तो रूल क्या है, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस। जो भी एक्सपेंस एंड लॉस होगा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो भी इनकम एंड गेन्स होगा वो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि डिस्काउंट को हमें क्या करना है, एक्सपेंस की तरह लेना है या इनकम की तरह लेना है। तो कैश डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट एक्सपेंस होगा ट्रेडर के लिए, ठीक है, जिसके लिए हम बना रहे हैं वो ट्रेडर्स के लिए अगर एक्सपेंस होगा तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट को डेबिट करेंगे। ओके, उसमें हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे, जो एक्सपेंस होगा वो, ओके, जो डेबिट होगा। और अगर इनकम होगा, अगर कैश डिस्काउंट इनकम होगा ट्रेडर के लिए, इनकम होगा, ट्रेडर हु इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, जो रिसीवर है बेनिफिट का ट्रेडर, उसके लिए अगर ये जो इनकम है तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर डिस्काउंट अकाउंट इज क्रेडिटेड। डिस्काउंट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। मीन्स हम क्या लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव लिखेंगे। देखिए इस तरह से कैश एंड डिस्काउंट कॉलम में कैश बुक है। इसमें देखिए डेबिट साइड है और एक यहाँ पर क्रेडिट साइड है। यहाँ पर डेट है, पर्टिकुलर्स मीन्स यहाँ पर हम रिसिप्ट लिखेंगे और रिसिप्ट नंबर लिखेंगे LF, एंड डिस्काउंट अलाउ, यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट अलाउ मीन्स यहाँ पर हम सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे। ओके, डिस्काउंट अलाउ। और ये क्या है, कैश अकाउंट मीन्स जो भी रिसिप्ट होंगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे, रिसिप्ट। यहाँ पर डेट लिखना है, पेमेंट्स लिखनी है, और वाउचर नंबर LF, डिस्काउंट रिसीव मीन्स यहाँ पर जो भी इनकम होगी, इनकम अगर डिस्काउंट इनकम की तरह है, डिस्काउंट अगर जो मिला है हमें, रिसीव हुआ है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड। और कैश अकाउंट, कैश अमाउंट मीन जो भी पेमेंट होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, पेमेंट की अमाउंट। ओके, तो यहाँ पर देखिए डिस्काउंट और कैश ये 2 कॉलम है यहाँ पर, दोनों ही साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ओके, अब in 2 column कैश बुक द बैलेंस ऑफ कैश कॉलम,
अब ये जो कैश कॉलम का बैलेंस है वो तो वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, ठीक है। कैसे हम कैसे करते थे, ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पे लिखते थे कैश का ओपनिंग बैलेंस, ओके, और कैश का क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ पे लिखते थे क्लोजिंग बैलेंस, ओके। क्योंकि हमारे पास जितना पैसा है मीन्स जितनी भी रिसिप्ट है उसमें से ही हम पेमेंट करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस यहाँ क्रेडिट साइड पर आएगा, ओके। और अब हम बात करते हैं डिस्काउंट का, हम क्या करेंगे, ये तो बात हुई कैश अकाउंट की, कैश कॉलम की तो बात हो गई। अब डिस्काउंट का हम क्या करेंगे, तो देखिए डिस्काउंट अलाउ का जितना भी यहाँ पर टोटल होगा, ठीक है, जितना भी यहाँ पे टोटल होगा वो टोटल हम कहाँ पर लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में हम लिखेंगे, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है, उसमें हम डेबिट करेंगे, डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और जो भी डिस्काउंट रिसीव का जितना भी टोटल होगा, ये जो टोटल होगा डिस्काउंट रिसीव का, वो हम कहाँ पर लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में हम लिखेंगे, ठीक है। तो हमें बस इसके अंदर टोटल करके रख ही देना है, और अगर हम आगे ये सारे अकाउंट्स अगर बना रहे हैं तो उसमें हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउ अकाउंट में हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउ, और जो डिस्काउंट रिसीव का जो टोटल होगा वो हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में क्रेडिट साइड, ओके। तो इस तरह से ये होगा। देन अब हम इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रिपेयर टू कॉलम अ कैश बुक, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम ऑफ श्री गिरीश भाई फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। यहाँ पर मार्च 2015 का फर्स्ट लिखा हुआ है, ओपनिंग कैश बैलेंस 8000। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले डेट मार्च 1, 2015, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, ओपनिंग कैश बैलेंस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश बैलेंस मीन्स ये क्या है, ओपनिंग है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पर देखिए डिस्काउंट अलाउ का है और ये है अमाउंट मीन्स ये कैश का है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8,000 हम यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग में, ये कैश वाले में ही हमें लिखना है 8,000, ठीक है। गुड्स ऑफ 6,000 परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो अब देखिए ट्रेड डिस्काउंट हम लिखते नहीं थे, लेकिन हमने परचेज तो किया ही है, परचेज किया है तो हम कहाँ पर लिखेंगे, परचेज किया है मतलब कि उसके पैसे दिए होंगे, तो पैसे दिए हैं तो हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पेमेंट साइड पे हम लिखेंगे, पेमेंट साइड पे हम लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट, कैश परचेस किया है हमने। तो देखिए 6,000 का 10% करेंगे तो मीन्स कितना होगा, 600। तो 6,000 में से 600 माइनस करेंगे तो 5,400 जो है वो अमाउंट यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर कैश अमाउंट में, ठीक है, कैश कॉलम में हम यहाँ पे लिखेंगे 5,400, ओके। तो ये होगा। और यहाँ पर देखिए ट्रेड डिस्काउंट है तो वो हम नहीं लिखेंगे, अगर कैश डिस्काउंट भी साथ में दिया होता तो हम लिखते डिस्काउंट वाले में, ओके। अब आगे है 7 डेट है, उसमें क्या लिखा है, गुड्स ऑफ 3,000 सोल्ड टू प्रवीण फॉर कैश एट 5% कैश डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट से दिया है, ओके। सेल किया है मीन्स पैसे मिलेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखिए रिसिप्ट साइड हम लिखेंगे, ये जो रिसिप्ट है वहां पे हम लिखेंगे 7 डेट है, टू सेल अकाउंट कैश सेल्स किया है, तो देखिए 3,000 का है जो 5% कैश डिस्काउंट से, तो हम क्या करेंगे 3,000 का मल्टीप्लाई 5% करेंगे तो कितना मिलेगा, 150 होगा। तो 150 वो डिस्काउंट में हम लिखेंगे और 3,000 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2,850। तो वो अमाउंट हमें मिली है, और ये 1,150 जो है वो डिस्काउंट अलाउ किया है हमने, ठीक है। तो ये तो हमारा एक्सपेंस हुआ ना, हमने सेल किया है 3,000 का, मतलब हमें ये 3,000 मिलने चाहिए, बट हमने 5% कैश डिस्काउंट दिया है, मतलब 150 रुपए वो ना दे तो चलेगा, तो वो क्या हुआ, ये हमारा एक्सपेंस की तरह हो गया, ओके। तो 150 वो क्या होगा, डिस्काउंट अलाउ होगा, और बाकी के जो पैसे हैं 3,000 माइनस 150 मीन 2,850 जो है वो तो हमें मिले ही है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, कैश कॉलम में हमने लिख दिया है 2,850, ओके। अब आगे है 10वें नंबर का, गुड्स ऑफ 4,000 सोल्ड फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो देखिए अब क्या किया, सेल किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 तारीख टू सेल अकाउंट, ओके।
अब देखिए 4,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो देखिए ये 4,000 है, उसमें 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। मतलब कि 4,000 में से 10% हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना होगा 3,600। ठीक है, अब ये 3,600 है 3,600, तो उसमें ये क्या बताया हुआ है, 5% कैश डिस्काउंट है, तो 3,600 का हम करेंगे 5% कैश डिस्काउंट, तो कितना मिलेगा, तो देखिए तो मिलेगा यहाँ पर 180। तो 3,600 का 5% कितना होगा, 180 होगा, 180। तो 3,600 में से 180 माइनस करें 3,420 होगा। ठीक है, तो देखिए अब हमें 4,000 का था, वो 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ सेल किया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल अकाउंट, और ये जो हमने कैश डिस्काउंट दिया है ना 180, 3,600 पे जो 180, वो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउ, और बाकी के पैसे हमें मिले हैं, कितने मिले हैं, 3,420 रुपए हमें मिले हैं, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे 3,420, वो हम कैश कॉलम में लिखेंगे, और 180 क्या था, डिस्काउंट अलाउ किया था। ओके, तो ये था। अब उसके बाद है 12 नंबर का, फर्नीचर ऑफ 5,000 इज परचेज्ड फ्रॉम गोपाल फर्नीचर मार्ट। अब ये जो फर्नीचर परचेज किया है तो वो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, असेट परचेज की है, तो इसीलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर गुड्स टू परचेज या सेल पे जो भी कैश मिल रहा है या हम दे रहे हैं वही इसमें रिकॉर्ड होता है, कैश के ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं। तो यहाँ पर फर्नीचर खरीदा है, परचेज किया है, तो वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब गोपाल फर्नीचर मार्ट से किया है। ओके, अब यहाँ पर देखिए 15 नंबर का है, 1,000 रुपीज टू पेड टू विष्णु टूवर्ड फुल सेटलमेंट ऑफ 1,020। अब यहाँ पर पे किया है, तो यहाँ पर होगा पेमेंट साइड हम लिखेंगे 15 नंबर का, बाय विष्णु अकाउंट। ओके, अब यहाँ पर देखिए 1,000 उसने पे किए हैं, पर पे कितना करना था, 1,020, मतलब कि उसने 1,000 पे किए हैं, मतलब कि 20 रुपीज जो है वो पे नहीं किए हैं, मतलब कि ये जो 20 रुपए है वो रिसीव हुआ है डिस्काउंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 रुपए, और ये यहाँ पे हम लिखेंगे 1,000, क्योंकि 1,000 हमने पे किया है, 20 रुपए क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ है। अब 16 नंबर में क्या है, 900 पेड फॉर कमीशन, कमीशन के पे किए हैं, तो हम पेमेंट साइड हम लिखेंगे 16 नंबर का, बाय कमीशन अकाउंट 900। ओके, अब 18 डेट है, 1,500 रिसीव्ड फ्रॉम कमलेश टूवर्ड फुल पेमेंट ऑफ 1,560। अभी हमें रिसीव होने वाले हैं, मतलब कि रिसीव में हम लिखेंगे कमलेश अकाउंट, कितने हमें मिले हैं, 1,500 मिले हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,500 हम लिखेंगे कैश में। अब मिलने कितने थे, 1,560, बट 60 रुपए हमें नहीं मिले, तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया है ना, डिस्काउंट क्या हुआ, ये अलाउ होगा, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे 60 रुपीज। ओके, पेड 2,000 फॉर सैलरी एंड 400 फॉर वेजेस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पे किया है, तो पेमेंट वाले में हम लिखेंगे, यहाँ पर क्रेडिट साइड पेमेंट वाले में हम लिखेंगे सैलरी का कितना 2,000 रुपए पे किया है, और वेजेस का कितना पे किया है 400। गुड्स ऑफ 2,000 परचेज्ड फ्रॉम विश्वा फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। तो देखिए 2,000 का परचेज किया है। ओके, तो परचेज किया है मतलब कि हमें पैसे देने होंगे। ओके, तो हम पेमेंट साइड हम लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट, कैश परचेज किया है। ओके, तो देखिए यहाँ पर 2,000 किया है, उसमें से 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है, तो 2,000 का 10% कितना होगा, 200, मतलब कि 1,800। ओके, अब 1,800 के ऊपर अब 1,800 जो वो हमें पे करने हैं, बट हमें 10% क्या मिला है, कैश डिस्काउंट मिला है, तो हम इस पे 10% करेंगे, यानी 180 हम माइनस करेंगे, तो हमें कितना पे करना है, 1,620। ओके, तो 1,800 पे करने थे, बट 180 जो है वो हमें कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 180 डिस्काउंट रिसीव में, और जो बाकी का अमाउंट माइनस करके हम लिखेंगे 1,620, वो कैश में हम लिखेंगे। ओके, अब उसके बाद है कैश ऑफ 4,000 ब्रॉट इन द बिजनेस, बिजनेस में लेके आए हैं, मतलब ये क्या हुआ, कैपिटल हुआ।
ठीक है, तो वो हम रिसिप्ट साइड हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट कितना 4000। Machine of 8,000 is purchased from Maheshwari Engineering, for which 5,000 is paid and the balance amount is agreed to be paid after 1 month. Okay, तो अब यहाँ पे देखिए 5,000 पे किए हैं, जिसने पे किए हैं मशीनरी के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट अकाउंट में मशीनरी अकाउंट कितना होगा 5,000। ओके, 5,000 का इसने पे किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5,000 मशीनरी अकाउंट करके हम लिखेंगे, क्योंकि बाकी का अभी पे करना बाकी है इसीलिए, तो हम यहाँ पे लिख दिया 5,000। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्काउंट अलाउ का टोटल करेंगे, तो कितना होगा 390। बस हमें ये टोटल करके इधर रखना है, और ये हम कहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट अलाउ अकाउंट में डेबिट साइड। ओके, डेबिट करेंगे हम उसको 390 को। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव का हम यहाँ पे टोटल करेंगे तो 200, ये हम कहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में हम लिखेंगे। ओके, अब हम कैश की बारी है, यहाँ पर ये जो कैश अकाउंट है उसकी बारी है। तो सबसे पहले तो हम करेंगे डेबिट साइड का, तो डेबिट साइड का हमने प्लस किया, तो हमें जो है, और बाकी का जो ये जो हमने माइनस किया क्रेडिट साइड का, तो हमें इतना क्लोजिंग मिली, क्लोजिंग बैलेंस है कितना 3,450, ये हमें क्लोजिंग बैलेंस मिला क्लोजिंग। तो वो हम नेक्स्ट मंथ, ओके यहाँ पे क्या है मंथ वाइज है ना, मार्च का है, तो यानी कि यहाँ पर अप्रैल में होगा, यानी कि नेक्स्ट मंथ अप्रैल में ये क्या बन जाएगा ओपनिंग बनेगा 3,450। ओके, तो ये होगा एग्जाम्पल था। अब कैश एंड बैंक कॉलम है कैश बुक। ओके, तो इसके अंदर एक और कैश के साथ साथ एक और कॉलम ऐड की जाती है, वो है बैंक की, मीन्स उसमें कैश और बैंक ये दोनों ही कॉलम रहेंगे। ओके, ये मीन्स यहाँ पर जो बैंक के से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। सच कैश बुक हैज बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट। इन दिस केस एज द बैंक इज ट्रीटेड एज अ पर्सन। ठीक है, बैंक क्या है, बैंक को हम कैसे ट्रीट करते हैं एज अ पर्सन, तो इसीलिए इसमें पर्सनल अकाउंट का जो भी रूल है वो अप्लाई होगा, और इसीलिए डेबिट द रिसीवर, अगर जो रिसीव का रिसीवर होगा तो वो डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट द गिवर रूल, ये वाला रूल अप्लाई होगा। और कैश अकाउंट तो आपको पता ही है वो असेट है, तो इसीलिए वो रियल अकाउंट की तरह काम करेगा, तो उसका जो रूल है वो होगा कैश कम्स इन, कैश अगर जो आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, अगर कैश गोज आउट तो कैश क्या होगा क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो अब जब भी कैश इज डिपोजिटेड, कैश डिपोजिट करेंगे हम बैंक में। ओके, कैश डिपोजिटेड, चेक इज डिपोजिटेड, हमने चेक डिपोजिट किया, ड्राफ्ट इज डिपोजिटेड, ड्राफ्ट डिपोजिट किया, एनी डेटर डिपोजिट मनी डायरेक्टली इन द बैंक, बैंक में हमने ये सब कुछ डिपोजिट किया है। ओके, बैंक क्रेडिट्स इंटरेस्ट और वेरियस इनकम्स आफ्टर कलेक्टिंग द सेम इन आवर अकाउंट, मीन्स जो भी वगैरह बैंक के क्रेडिट्स इनकम इंटरेस्ट वगैरह है, कोई भी इनकम है वो बैंक में आ रहे हैं, तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा। ठीक है, ये सब कुछ बैंक में आ रहा है, बैंक में क्या हो रहा है ये सब कुछ आ रहा है, जैसे कि हमने कैश डिपॉजिट किया मतलब कैश बैंक में ऐड हो गया, चेक डिपॉजिट किया तो उसके पैसे भी ऐड होंगे उसमें, ड्राफ्ट डिपॉजिट किया कोई भी मनी आ रहा है, कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई भी इनकम आ रही है बैंक में जो कुछ भी, तो इससे क्या होगा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ओके, इंक्रीज होगा, तो इसीलिए बैंक क्या होगा उसमें रिसीवर होगा। अब बैंक ले रहा है ये सब कुछ, hence it will be debited as per rule in cash book above mentioned transaction, ये सारी ट्रांजेक्शन जो है जिससे बैंक इंक्रीज हो रहा है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, will be recorded on the debit side in the bank column, बैंक कॉलम की डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड, तो बैंक कॉलम की डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। ओके, और जब भी, उसके बाद वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब भी कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ठीक है, अब बैंक में से कैश को विड्रॉ कर लिया, मतलब बैंक में से पैसे गए, ओके, हमने कैश निकाल लिया, अमाउंट इज पेड बाय चेक, चेक से हमने अमाउंट पे किया है मतलब बैंक में से पैसे निकलेंगे। बैंक डेबिट्स बैंक कमीशन, बैंक ने जो बैंक का कमीशन है, चार्जेस है, बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट है, वो सब कुछ डेबिट किया मतलब वो सब कुछ भी निकाला।
तो वो भी क्या होगा, इससे बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक पेज एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पे किया है बैंक ने, ठीक है, ऑन आवर बिहाफ, हमारे बिहाफ पे बैंक ने ये सारे एक्सपेंसेस पे किए। कौन से, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल। तो इससे भी क्या होगा, बैंक में से पैसे जाएंगे, मतलब बैंक क्या होगा, गिवर होगा, बैंक दे रहा है सब कुछ, ठीक है। तो बैंक बैलेंस क्या होगा, इज रिड्यूस, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो बैंक इज अ गिवर, वो दे रहा है ये सब कुछ, है ना। तो इसलिए रूल के हिसाब से ये सारे जो ट्रांजेक्शन है विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इन द बैंक बैलेंस, इन द बैंक अकाउंट, वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो भी बैंक में आ रहा है वो हम क्या क्या करेंगे, ऐड हो रहा है तो वो हम करेंगे डेबिट साइड, और जो भी बैंक में से बैंक बैलेंस अगर जो कम हो रहा है किसी भी वजह से, तो वो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्रीज हो रहा है बैंक बैलेंस, और यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है बैंक बैलेंस। ओके, ये डेबिट साइड और वो क्रेडिट साइड, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कैश में तो ओपनिंग क्लोजिंग का कैसे था, कैश में एक था ओपनिंग बैलेंस था कैश में, और उसका यहाँ पर क्लोजिंग मिलता था क्रेडिट साइड पे कैश का। ओके, अब बैंक में कैसे होगा, बैंक में भी अगर ओपनिंग हमें मिल रहा है, ओपनिंग भी हो सकता है बैंक का और क्लोजिंग भी हो सकता है बैंक का। और अगर हमें बैंक का पेमेंट ज्यादा है, ठीक है, पेमेंट ज्यादा है और रिसिप्ट कम है, मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट, मीन्स यहाँ पर अगर जो क्लोजिंग मिल रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे, बैंक ओवरड्राफ्ट कहेंगे। ओके, अगर पेमेंट्स ज्यादा है और रिसिप्ट कम है, पेमेंट ज्यादा कर दी है मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, तो अगर जो क्लोजिंग यहाँ पर मिल रहा है ना डेबिट साइड पर, तो वो क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। ओके, और बैंक ओवरड्राफ्ट नए साल में यहाँ पर आ जाएगा, न्यू मंथ में या दूसरे दिन यहाँ पर होगा बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है, पेमेंट साइड पे होगा, तो यहाँ पर भी बैंक ओवरड्राफ्ट आ सकता है, ओपनिंग बैंक का। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन बैंक कॉलम में क्या होगा, इफ द टोटल ऑफ रिसिप्ट कॉलम इज मोर देन, अगर रिसिप्ट कॉलम ज्यादा है, मोर देन द टोटल ऑफ पेमेंट कॉलम, तो डेबिट बैलेंस होगा, तो हम जिसे क्या कहेंगे, क्लोजिंग बैंक अकाउंट, ये जो क्लोजिंग बैंक अकाउंट है वो हम कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पेमेंट कॉलम इज मोर देन रिसिप्ट कॉलम, अगर जो पेमेंट कॉलम ज्यादा है रिसिप्ट से, अगर जो हमें डेबिट साइड पर मिल रहा है ना डिफरेंस, तो हम उस डिफरेंस को क्या कहेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट कहेंगे। ओके, तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, when the trader make agreement with bank, बैंक के साथ अग्रीमेंट करता है ट्रेडर, to withdraw more than the balance in his account up to a fixed account, मतलब ट्रेडर के अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे भी ज्यादा वो विड्रॉ कर सकता है, उससे भी ज्यादा वो पेमेंट कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है फिक्स अमाउंट तक, ठीक है। तो हम उसे क्या कहेंगे, इस फैसिलिटी को कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। When the trader gets bank overdraft facility, the bank balance can be debit or credit. बैंक बैलेंस जो है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। If the bank column has a credit balance, it shows more withdrawal, means overdraft वो दिखाता है। Interest is payable at a fixed rate on such bank overdraft अमाउंट, जो भी उसने बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट ली है उस पर इंटरेस्ट भी पे करना होता है, क्योंकि बैंक जो है वो ऐसे ही ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए तो देगा नहीं, उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो लेगा ना, तो वही इंटरेस्ट भी इसमें पे करना होता है। अच्छा, इसमें एक और टॉपिक है, वो है कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके, जो एमसीक्यू में भी आ सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी आ सकता है, और जो सम का आप करोगे तो उसमें तो आएगा ही, ठीक है। तो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन होता क्या है, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन मीन्स सच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन in which cash and bank both the accounts are get affected, means इसमें कैश और बैंक दोनों ही, both the accounts get affected, दोनों ही अकाउंट इसमें अफेक्ट होंगे, मीन्स दोनों में ही रिकॉर्ड करना होगा। ओके, उसे कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कैश विड्रॉ किया है फ्रॉम बैंक,
कैश विड्रॉ किया या फिर कैश को डिपॉजिट किया है बैंक में, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, this type of transaction is recorded on both the sides of cash book, दोनों ही साइड में इसमें रिकॉर्ड होता है। when cash and bank column cash book is kept, जब भी हम इस तरह की कैश बैंक कॉलम कैश बुक अगर जो बनाएंगे तो इसमें दोनों में ही कैश बुक की दोनों ही साइड में हम इसे रिकॉर्ड करना होगा। ओके वो कैसे? क्योंकि देखिए अब कैश है, कैश को हम बैंक में से क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कैश हमारी इंक्रीज हो रही है और बैंक क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है। अगर हम कैश को डिपॉजिट करेंगे तो कैश हमारे पास से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब कि इन दोनों में ही ये इफेक्ट होगा, मतलब दोनों में ही हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, दोनों साइड ये रिकॉर्ड होगा। ओके We have seen that such cash bank column or cash book serves the purpose of cash account and बैंक अकाउंट, दोनों का ही ये काम करता है, कैश अकाउंट का भी और बैंक अकाउंट का भी। Thus, when such cash book is maintained, cash and bank accounts are not required to be opened separately, और इसीलिए अगर जो हम कैश एंड बैंक कॉलम और कैश बुक बनाएंगे तो हमें कैश और बैंक अकाउंट अलग अलग ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों का काम एक में ही हो जा रहा है। तो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स ओनली कैश एंड बैंक अकाउंट, हेंस द पोस्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें पोस्टिंग की भी रिक्वायर नहीं है, बस हमें सी लिख देना होगा, सी कॉन्ट्रा का हमें सी लिख देना होगा। विल बी रिटर्न इन द लेजर फोलियो नंबर, जो LF कॉलम जो होती है वहां पर हमें सी लिख देना है बस। ओके तो और जनरली दो टाइप्स की ही होती है कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, एक तो कैश डिपोजिटेड इन द बैंक एंड कैश विड्रॉअल फ्रॉम द बैंक। ओके अब हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन वगैरह वो सब कुछ आपको समझ में आ जाए। तो देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर कैश बैंक कॉलम और कैश बुक, कैश बैंक लिखा हुआ है यहाँ पर इन द बुक ऑफ गायत्री ब्रदर्स। ओके तो यहाँ पे देखिए 2015 अप्रैल 1 ओपनिंग कैश बैलेंस लिखा हुआ कितना है 6000 एंड ओपनिंग बैंक बैलेंस भी है 5000। तो यहाँ पर देखिए डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड है, यहाँ पर है रिसिप्ट है, रिसिप्ट नंबर LF कैश और यहाँ पर बैंक का अकाउंट हम लिखेंगे, यहाँ पर कैश का, यहाँ पर बैंक का, यहाँ पर कैश का और यहाँ पर बैंक का, यहाँ पर पेमेंट सारी आएंगी। ओके तो देखिए 6000 है ओपनिंग कैश का और बैंक का कितना है 5000, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, यहाँ पर कैश का 6000 है और बैंक का कितना है 5000 है। ओके तो कैश का कैश कॉलम में हम लिखेंगे, बैंक का जो भी होगा वो हम बैंक कॉलम में लिखेंगे। देन उसके बाद है थर्ड नंबर का गुड्स ऑफ 10,000 सोल्ड टू पंकज फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्या हो रहा है यहाँ पर, सेल हो रहा है, सेल करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू सेल अकाउंट, कैश से किया है कितना 10,000, 10% क्या है ट्रेड डिस्काउंट है, तो 10,000 माइनस 10% तो कितना होगा यहाँ पर 9,000 हम लिखेंगे। ओके ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर नहीं लिखा जाता तो 9,000 हम लिखेंगे। उसके बाद है गुड्स ऑफ ₹3,000 परचेज फॉर कैश फ्रॉम जानकी, जानकी से हमने परचेज किया है मतलब कि देना पड़ेगा पैसे देंगे हम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट साइड बाय परचेज अकाउंट कितना 3,000। ओके फिर हम लिखें, फिर उसके बाद है कैश ऑफ 1,500 इज डिपोजिटेड इन द बैंक। अब देखिए बैंक में डिपॉजिट किए हैं कैश, तो कैश हमारे पास से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1500 पेमेंट की है हमने, किसको पेमेंट की है हमने, बैंक को पेमेंट की है, दी है ना हमने, डिपॉजिट बैंक में किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश कॉलम में पेमेंट साइड हम लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे 1500। किसमें हमने डिपॉजिट किए हैं, किसको दिए हैं पैसे, बैंक को दिए हैं, इसीलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे LF में C, ठीक है, कॉन्ट्रा का हम यहाँ पे लिखेंगे C। अब सेकेंड एंट्री इसकी होगी यहाँ पर रिसिप्ट साइड, 1500 किसको मिल रहे हैं, बैंक को मिल रहे हैं,
तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक के कॉलम में 1500, यहाँ पर हम सी लिखेंगे। और क्या हम डाल रहे हैं बैंक में? कैश डाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, समझ में आया आपको? तो हमें सबसे पहले ना कॉलम में लिखना होगा, ठीक है, अमाउंट लिखनी होगी, फिर हमें उसका जो अपोजिट है वो हमें यहाँ पे लिख देना है। हमने कैश डाला है, मीन्स हमारे पास से कैश गए, तो हम पेमेंट साइड हम लिखेंगे कैश। कैश कॉलम में हम लिखेंगे 1500, कैश कॉलम में हमने 1500 लिखा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने बैंक को पैसे दिए हैं। और यहाँ पर हमने बैंक को पैसे दिए हैं, मतलब बैंक के पास पैसे आए हैं। अगर जो बैलेंस इंक्रीज होगा तो हम डेबिट साइड हम लिखेंगे, तो बैंक कॉलम में हम लिखेंगे डेबिट साइड 1500। तो हमने क्या डाला है? बैंक में कैश डाला है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और यहाँ पर सी कॉन्ट्रा और यहाँ पर सी कॉन्ट्रा लिख देंगे, ताकि हमें समझ में आए भी ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ओके, और उसके बाद है यहाँ पर बाद वाली एंट्री, स्टेशनरी एक्सपेंस ऑफ ₹1000 एंड सैलरी 3000 पेड बाय चेक। यहाँ पे हमें ध्यान देना है वर्ड चेक। चेक से हमने पे किया है, मतलब ये जो दोनों जो अमाउंट है वो हम बैंक वाले कॉलम में हम लिखेंगे। ठीक है, पे किया है मतलब कि क्या होगा? बैंक बैलेंस जो है वो रिड्यूस होगा, तो हम क्रेडिट साइड हम लिखेंगे। स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट क्या हम लिखेंगे? 1000 बैंक के कॉलम में हम लिखेंगे, और सैलरी अकाउंट 3000 वो हम बैंक के कॉलम में लिखेंगे, बैंक से हमने पेमेंट की है इसीलिए। उसके बाद है 11 डेट का 1100 पे टूवर्ड शॉप रेंट। शॉप रेंट का 1100 रुपये पे किया है। किसमें पे किया है बताया नहीं है, मतलब ये कैश में ही पे किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट साइड शॉप रेंट अकाउंट कितना? 1100 कैश से पेमेंट किया, तो कैश हम लिखेंगे। फिर है चेक ऑफ 3000 रिसीव्ड फ्रॉम येशा विच इज इमीडिएटली डिपोजिटेड इन द बैंक। बैंक में इसे हमने इमीडिएटली डिपोजिट कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 14 नंबर का हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें मिले हैं पैसे। ठीक है, पैसे मिले हैं मतलब कि वो हमने किसमें डाले हैं? बैंक में डिपॉजिट किए हैं। चेक जो 3000 का है वो डिपॉजिट किया है बैंक में। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे येशा अकाउंट, येशा की तरफ से मिला है, और 3000 हम बैंक के कॉलम में हम लिखेंगे, क्योंकि ये बैंक में इंक्रीज होगा, तो हम डेबिट साइड हम लिखेंगे 3000। उसके बाद है 1000 विड्रॉ किया है फ्रॉम बैंक टू पे फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। ठीक है, तो विड्रॉ किया है ना, हमने विड्रॉ किया है हमने पैसे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विड्रॉ किया है मतलब हमारे पास पैसे आए हैं। पैसे आए हैं तो रिसिप्ट साइड हम लिखेंगे कैश कॉलम में ये 1000। ओके, 1000 हमने लिखा, और दे कौन रहा है? बैंक दे रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 1000, हम यहाँ पर कॉन्ट्रा कर देंगे। और दे कौन रहा है? तो बैंक, बैंक में से पैसे गए 1000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड पे 1000, क्योंकि बैंक में से पैसे इतने कम हो रहे हैं और निकाला है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट बाय कैश अकाउंट, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्ट्रा का सी। ओके, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए हमने ये विड्रॉ किया है, अभी तक हमने पे नहीं किया है। ओके, तो सिर्फ विड्रॉ की जो एंट्री है वही हमने की है। फिर 21 नंबर का है फर्नीचर 800 का फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम फॉर हाउस होल्ड। हाउस होल्ड के लिए परचेज किया है, मतलब खुद का खर्चा है ये। ठीक है, पर्सनल हाउस होल्ड मतलब ये क्या होगा? ड्रॉइंग्स होगा। एंड चेक फॉर द नेसेसरी अमाउंट इज इश्यूड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के बैंक अकाउंट में से इश्यू किया है चेक। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 21 का पेमेंट की है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट, और 800 वो कहाँ पर आएगा? बैंक का बैंक कॉलम में आएगा, क्योंकि ये चेक है, चेक का है मामला, इसीलिए। उसके बाद फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अब हमने पे किया है, तो मतलब हमने कैश में पे किया है, क्योंकि कैश तो हमने ले ही लिया है। ये रहा कौन सा नंबर का? ये 17 नंबर का है, 17 नंबर का और 23 नंबर का कनेक्टेड है। देखिए, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का कितना है? 1000 रुपए। कैश तो हमने निकाल दिया, अब हमने कैश में ही पे किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 23 डेट का बाय फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। पेमेंट साइड हम लिखेंगे 1000, कहाँ पे हम लिखेंगे? कैश कॉलम में हम लिखेंगे, क्योंकि हमने अब ये कैश में पे किया है। अब 27 नंबर का क्या है? प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ अकबर बाय फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स 5000। अब यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है, तो इसकी ये रिकॉर्ड नहीं होगा।
ओके, तो चलिए अब हम टोटल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम कैश का कर लेते हैं। तो कैश का यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 16,000। तो सब कुछ जो क्रेडिट साइड का वो हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पर 9,400। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो वो आएगा नए में, मतलब न्यू मंथ में आएगा, मई में, मे 1 ओपनिंग, या फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 9,400। अब हम करेंगे बैंक का। सबसे पहले तो हम बैंक का डेबिट साइड का ही प्लस करेंगे 9,500, और उसमें से क्रेडिट साइड का सारे ही माइनस करने पे हमें 3,700 मिल रहा है। 3,700 अभी भी बैंक में पड़ा है, तो वो नए मंथ में आ जाएगा यहाँ पर ओपनिंग, क्लोजिंग का यहाँ पर ओपनिंग होगा यहाँ पर 3,700। ओके, अगर क्रेडिट साइड का ज्यादा होता, ठीक है, बैंक की बात कर रही हूँ, अगर जो बैंक बैलेंस क्रेडिट साइड का ज्यादा होता, तो अगर हमें यहाँ पर अगर जो हमें मिला होता बैलेंस, तो वो क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता, मतलब बैंक से हमने ज्यादा पैसे लिए हैं, तो वो यहाँ पर आ जाता ओपनिंग में, ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट होता। फिर हम यहाँ पे लिखते कोई भी अमाउंट अगर लिखनी हो तो, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, हमारा तीसरा टाइप है। इसमें बैंक का कॉलम होता है और डिस्काउंट का कॉलम भी होता है। ओके, तो बैंक के कॉलम में जो भी रूल था वही रूल अप्लाई होगा। ओके, जो पर्सनल अकाउंट है ना वही, और डिस्काउंट के कॉलम में जो भी रूल था ना, जो नॉमिनल अकाउंट है, तो वही सब कुछ वैसा ही होगा, बस यहाँ पर कैश हट गया है। ठीक है, when the payment is made through check and discount is received, or when the amount is received by check, पेमेंट किया है चेक से, डिस्काउंट मिला है, या फिर पेमेंट चेक रिसीव किया है हमने, डिस्काउंट हमें मिला है। ठीक है, टू रिकॉर्ड सच डिस्काउंट एंड बैंक ट्रांजेक्शन, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक इज प्रिपेयर। ओके, और ये ना ज्यादातर प्रिपेयर नहीं की जाती क्योंकि ये कम पॉपुलर है। एज द बैंक इज अ पर्सन, बैंक क्या है, पर्सन है, और इसीलिए जो पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो अप्लाई होगा। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एंड डिस्काउंट, अगर जो डिस्काउंट इनकम या एक्सपेंस हो सकता है, तो इसीलिए ये नॉमिनल अकाउंट है, तो वही इसमें होगा। डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, अगर जो डिस्काउंट एक्सपेंस है तो वो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। अगर डिस्काउंट इनकम है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। This type of cash book is normally prepared when most of the transactions are made through check. चेक से ज्यादातर ट्रांजेक्शन होते हो तभी ये बनाई जाती है, वरना इसकी जरूरत खास नहीं होती है, क्योंकि ज्यादातर कैश में होता है छोटे छोटे ट्रांजेक्शन। तो ओके, तो यहाँ पर देखिए बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम है, डेट, इनकम, रिसिप्ट नंबर, LF, डिस्काउंट अलाउ। ओके, यहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ पर बैंक अमाउंट मीन्स यहाँ पर बैंक बैलेंस अगर जो बढ़ रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर पेमेंट्स हमें लिखनी है, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट रिसीव मीन्स यहाँ पर जो भी इनकम होगा, अगर जो डिस्काउंट हमें मिला है, रिसीव हुआ है, इनकम है हमारे लिए, तो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और बैंक की बात करें तो अगर ये कम है, मतलब बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, क्रेडिट साइड पे। At the end of the given period, the cash book is closed. The closing bank balance or overdraft is worked out. ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है और क्लोजिंग बैंक बैलेंस भी हो सकता है। यहाँ पर हमें ओवरड्राफ्ट भी मिल सकता है बैंक में, और क्लोजिंग बैलेंस भी मिल सकता है बैंक में। ओके, और डेबिट साइड ऑफ द डिस्काउंट अलाउ और क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड आर रिकॉर्डेड। यहाँ पर जो भी टोटल होगा वो हम उनके खुद के अकाउंट में हम लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ टोटल ही कर देना है। अगर हम अकाउंट बना रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउ की अमाउंट जो है वो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट में जाएगी, और ये जो अमाउंट है डिस्काउंट रिसीव का जो टोटल होगा वो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम कर लेते हैं एक एग्जाम्पल ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। From the following transactions, prepare bank and discount column. Okay, कैश बुक ऑफ अखिलेश। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट का, ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट 13,500 है, तो हम कहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, हम यहाँ पे लिखेंगे
13,500 बैंक के कॉलम में पेमेंट है ये, ठीक है। ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके, ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर हम लिखेंगे 13,500, ओके। किसके कौन सी साइड पे आएगी, यहाँ पर क्रेडिट साइड पे आएगी क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है इसीलिए। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड टू प्रेमल अगेंस्ट विच ही इश्यूड अ चेक, चेक इसने इश्यू किया है 4,950 का, इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट विच इज इमीडिएटली डिपोजिटेड इन द बैंक। अच्छा, तो अब इसमें क्या किया है, सेल किया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 तारीख में टू सेल अकाउंट। सेल कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा क्योंकि इससे पैसे हमें मिलेंगे। देखिए 5,000 का है बट चेक कितने का मिला है, 4,950, मतलब 50 रुपए जो है वो हमें नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं मतलब कि हमारा लॉस हुआ, या एक्सपेंस बोल सकते, लॉस बोल सकते, डिस्काउंट अलाउ में जाएगा ये, ठीक है। तो 50 रुपए गया डिस्काउंट अलाउ में, और 4,950 जो हमें चेक मिला है वो हमने बैंक में डाल दिया, मतलब बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा इससे। फिर है गुड्स ऑफ ₹6,000 परचेज किया है, ओके, एंड अ चेक इज इश्यूड फॉर द नेसेसरी अमाउंट। अच्छा, अभी हमने परचेज किया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, पेमेंट साइड हम लिखेंगे क्योंकि अभी हमें पेमेंट करना है, परचेज किया है तो। 6,000 का हमने चेक इशू किया तो हम बैंक वाले में लिखेंगे, बैंक कॉलम में 6,000 रुपए लिख देंगे। फिर 10 नंबर का है चेक ऑफ ₹5,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम गीताबेन इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 5,600। अच्छा, अभी हमें मिलना था 5,000, बट 5,060 मिलना था, लेकिन हमें मिला कितना है, 5,000 ही मिला है। गीताबेन ने हमें सिर्फ 5,000 ही दिया है, 60 रुपए तो उन्होंने दिए ही नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिसीव हुआ है तो गीताबेन अकाउंट में 60 रुपए जो हमें नहीं मिला वो हम लिखेंगे, और 5,000 रुपए जो हमें मिल चुका है चेक के थ्रू मिला है हमें, तो बैंक अकाउंट में हम लिखेंगे 5,000। अब चेक ऑफ 7,000 issued to आराधना in full settlement of the debt of ₹7,015। अच्छा, अब हमें पे करना था 7,015, लेकिन हमने चेक दिया है आराधना को 7,000 का, मतलब 15 रुपए तो हमने पे किए ही नहीं, ये तो हमारी इनकम हो गई, डिस्काउंट हमें मिल गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय आराधना अकाउंट, यहाँ पर हम लिखेंगे 15, और यहाँ पर हम लिखेंगे 7,000 जो हमने पे किया है चेक से वो। अब है 20 नंबर का गुड्स ऑफ ₹16,000 सोल्ड टू काजोल। अब काजोल को हमने सेल किया है, ओके, फॉर विच शी इश्यूड अ चेक फॉर द नेसेसरी अमाउंट विच इज डिपोजिटेड इन द बैंक। अच्छा, हमने सेल किया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू सेल अकाउंट, 20 नंबर का सेल अकाउंट। 16,000 का हमें चेक मिला है वो हमने बैंक में डाल दिया तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16,000। कैश ऑफ ₹2,000 डिपोजिटेड इन द बैंक। अब बैंक में डिपॉजिट किया है कैश, ठीक है, तो बैंक में डिपॉजिट किया है तो बैंक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, तो बैंक का बढ़ जाएगा, तो इसीलिए हम डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट कितना, 2,000 हमने डिपॉजिट किए हैं बैंक में, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेबिट साइड हम लिखेंगे क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है इससे। अब चेक इश्यूड बाय काजोल इज डिसऑनर्ड। अच्छा, हमें जो 16,000 का ये 20 नंबर का था ना ट्रांजेक्शन, उसमें क्या था, 16,000 का हमने सेल किया था, काजोल ने हमें 16,000 रुपए का चेक दिया था। अब ये जो चेक है जो काजोल ने इश्यू किया था वो डिसऑनर हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बैंक बैलेंस इससे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। 16,000 मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड पे बाय काजोल अकाउंट कितना, 16,000, ओके, तो इतना होगा। तो चलिए अब सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, अब हम टोटल कर देते हैं। तो डिस्काउंट अलाउ का यहाँ पर सिर्फ टोटल करके रख देना है 110, और यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव का हमें टोटल करना है 15। अच्छा, अभी हम बैंक का हम टोटल करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल हमने किया तो 4,200 सॉरी 42,500 है, वो हमने डेबिट साइड का सब कुछ माइनस किया तो हमें यहाँ पर मिला है 14,550। तो ये हमें क्या मिला है, वो हमें मिला है यहाँ पर क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट है
मतलब 14,550 का बैंक ओवरड्राफ्ट है अभी भी, जो ओपनिंग में यहाँ पर चला जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग। ठीक है, मतलब इसने बैंक से ज्यादा पैसे लिए हैं, 14,550 बैंक ओवरड्राफ्ट ही होगा ये भी। ओके, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। हमने तीनों ही 2 कॉलम कैश बुक हमने तीनों टाइप के हमने समझ लिए विद एग्जांपल के साथ। तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम समझेंगे 3 कॉलम कैश बुक। ठीक है, 3 कॉलम कैश बुक हम समझेंगे विद एग्जांपल। ओके, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें लर्न कॉमर्स विद एसके। थैंक यू।